जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं कि रेस्पिरेशन इन प्लांट में कहां पे कितने एटीपी, कहां पे एनएडीएच और टोटल मिला के कितने एटीपी एनएडीएच बने। ठीक है। और हम लोग अब पढ़ने वाले हैं इसके साथ साथ कि एम्फीबोलिक पाथवे क्या होगा, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होगा और बैलेंस शीट जो हम लोग डिस्कस किए। दिए गए स्क्रीन पे अगर आपसे क्वेश्चंस बन रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहे तो पूरे वीडियोस को जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसको देखिए, सारे क्वेश्चंस बनेंगे और इस वीडियो को एंड तक पक्का देखिए। अगर आप इतना करते हो, वीडियो को एंड तक देखते हो, तो जो भी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिए गए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है ना, तो वो सारे क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बन जाएंगे इस वीडियो के बाद से, है ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बैलेंस शीट से ही पूछा जाता है। अब देखिए कि हम लोग खाने के लिए सिर्फ कार्बोहाइड्रेट तो नहीं खाते हैं, लिपिड भी खाते हैं, प्रोटीन भी खाते हैं। तो क्या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बनेगी? क्या प्रोटीन से एनर्जी नहीं बनेगी? है ना। क्या लिपिड से एनर्जी नहीं बनेगी? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है और उससे हम लोग ने एनर्जी बनाए। तो ये हमारा मेन पाथवे है जिससे हम लोग एनर्जी बनाते हैं और एंड पे ईटीएस में जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके हम लोग एटीपी का निर्माण करते हैं। लेकिन क्या आपने लिपिड खाया तो उससे एनर्जी बनेगा ना, तो वो किस पाथवे पे जाके एंटर करेगा? मतलब ये बाईपास रोड है, तो वो बाईपास रोड कहां पे जाके एंटर करेगी? इस मेन रोड में, है ना। तो फैटी एसिड जो है और ग्लिसरॉल जो है वो लिपिड के दो भाग है। मतलब लिपिड जब टूटता है तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूटेगा। फैटी एसिड जाके एंटर करेगा कहां पे? एसिटाइल कोएंजाइम में। इसका मतलब कि इससे पहले जो भी काम हो, जो भी एनर्जी यहाँ पे बनी होगी, वो फैटी एसिड से नहीं मिलने वाली है हमें। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। दूसरी बात, ग्लिसरॉल जो है वो कहां पे एंटर करेगा? वो फैटी एसिड की तरह एसिटाइल पे जाके एंटर नहीं करने वाला। वो कहां पे करेगा? डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पे, और फिर वो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल एल्डिहाइड बनेगा, देन वो यहां से एंटर कर जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ग्लिसरॉल को इससे पहले वाले दृश्य से कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक। प्रोटीन जो है हमारा कहां जाके एंटर करता है? प्रोटीन जो है पहले ये टूट जाएगा किन चीजों में? ये सिंपलेस्ट चीजों में पहले टूटेगा। और वो सिंपलेस्ट चीजें क्या है हमारे लिए? वो है हमारे लिए अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड बहुत तरह के होंगे, बहुत तरह के, मतलब 20 मेन अमीनो एसिड्स है। तो वो मेन अमीनो एसिड्स होंगे जो कि आगे पायरुविक एसिड में एंटर करेंगे, है ना। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो आपको समझ में आनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है एम्फीबोलिक पाथवे। मतलब यहाँ पे क्या है कि कार्बोहाइड्रेट टूट भी रहा है, कुछ चीजें ऐसे होंगी कि जो वापस जुड़ के वापस प्रीवियस में भी जा सकती है, या ग्लिसरॉल से अगर डीएचए बना लेते हो तो आप हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट भी बना दो। तो ये चीजें क्या है, इन चीजों में टूटने का भी प्रोसेस हो रहा है और जुड़ने का भी प्रोसेस हो रहा है। जब टूटने और जुड़ने दोनों का ही प्रोसेस हो रहा है, मतलब कैटाबोलिक भी हो रहा है, टूट रहा है, और साथ साथ क्या हो रहा है? एनाबोलिक भी हो रहा है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? एम्फीबोलिक कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग? एम्फीबोलिक कहेंगे। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्फीबोलिक पाथवे मतलब उसमें क्या है कि कैटाबोलिक भी होगा, एनाबोलिक भी होगा, तो हम लोग कहेंगे उसको एम्फीबोलिक पाथवे। होप सो कि ये चीजें आपको क्लियर होगी। ये बात समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना प्रोटीन रिलीज हुआ, जितना प्रोटीन बनाने में CO2 आपको प्रोड्यूस होगा, जितना कार्बोहाइड्रेट बनाने में CO2 प्रोड्यूस होगा, जितना लिपिड बनाने में CO2 प्रोड्यूस होगा, तीनों में ही इनकी मात्रा क्या होगी? अलग अलग होगी। और इनका ऑक्सीडेशन में हमें ऑक्सीजन भी चाहिए, तो इनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी अलग होगी, क्योंकि प्रोटीन यहाँ पे पायरुविक एसिड में जा रहा है, लिपिड का ग्लिसरॉल यहाँ पे डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट शुरू से यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो आपका CO2 प्रोड्यूस हुआ है और जो आपका O2 कंज्यूम हुआ है, उसका रेशियो क्या होगा? हर प्रोडक्ट के लिए, मतलब हर सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग होगा। इन सभी सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग होगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इसी चीज को हम लोग कहते हैं बबुआ नहीं कहते हैं, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। ठीक है, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट कहते हैं, जिसका मतलब है कि कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ और कितना O2 कंज्यूम हुआ है किसी एक सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करने में, किसी एक सबस्ट्रेट से आपको क्या एनर्जी बनाने में। तो अगर मैं बात करूंगा ग्लूकोज की या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जैसे ग्लूकोज की मैं बात करूंगा, तो ग्लूकोज की जो अगर बात करोगे तो उसका रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट क्या आएगा? 1 आएगा। कैसे निकालेंगे? तो CO2 जितना प्रोड्यूस हुआ है 6/6 आएगा, है ना। 6 CO2 रिलीज होता है, 6 ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो आपको 1 आ जाएगा। वैसे अगर आप मैलिक एसिड का निकालोगे, मैलिक एसिड का, तो ये 1.33 आता है। ठीक है। अगर ऑक्जेलिक एसिड का बनाओगे, ऑक्जेलिक एसिड का, मैलिक एसिड, मैलेट लिख दे रहा हूं, ठीक है। मैलेट और ADE जो वर्ड होता है वो ओइक एसिड के लिए होता है, तो मैलेट और मैलिक एसिड एक ही है। अब देखो ऑक्जेलिक एसिड के लिए कितना हो जाएगा? 4 आएगा। अगर आप देख रहे हो क्या? अगर आप देख रहे हो कि लिपिड आपने लिया हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो आप ही बताइए कि ये सारे कंपाउंड, ये सारे रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट है, लेकिन क्या लिपिड होगा तो सेम आएगा? नहीं, डिफरेंट है ना।
डिफरेंट आएगा। तो एनसीईआरटी में ट्राइपाल्मिटेन का दिया है लिपिड का, ठीक। तो लिपिड का अगर आप एग्जांपल दोगे तो लिपिड का ट्राइपाल्मिटेन का एक एग्जांपल दिया है उसने, ट्राई ओलिक एसिड का, है ना, ट्राइपाल्मिटेन का, जो हम लोग ओलिक एसिड कह सकते हैं। तो उसका क्या जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 0.7 के करीब आएगा, ठीक। और वहीं पे अगर आप प्रोटीन की बात करोगे तो प्रोटीन का अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रोटीन पे जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट आता है इसका क्या आता है आपका 0.9 की तरफ, है ना। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा O2 रिलीज होता है रेस्पायरिंग सीड में, ठीक। O2 कंज्यूम होगा रेस्पिरेटरी सीड में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बैलेंस शीट पे आते हैं हम लोग। बैलेंस शीट क्या होगा, बैलेंस शीट का मतलब कि आपने कितना खर्च किया, कितना बनाया और कहां से बनाया, ठीक है। ये सब चीजें हमें पढ़नी है। तो बैलेंस शीट से पहले एक चीज हमें इंपॉर्टेंट है, वो अभी देखो। जब आप ग्लाइकोलाइसिस करते हो, ग्लाइकोलाइसिस करते हो, तो ग्लाइकोलाइसिस में आपके पास जो एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या है, आपके पास 2 NADH बना है ना, 2 NADH और 2 नहीं 4, है ना, 4 ATP आपका रिलीज होता है, 4 ATP रिलीज होता है और 2 ATP ऊपर आपका कंज्यूम होता है, ठीक है। 2 ATP आपका कंज्यूम होता है, तो इसको माइनस कर दो, तो नेट क्या आ जाएगा आपके पास कि 2 ATP आ जाएगा यहाँ पे, और कुछ नहीं। ये सब मिटा के मैं क्या कर देता हूँ, सिर्फ 2 ATP लिख दे रहा हूँ यहाँ तक, तो मुझे लगता है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। ये आपका ग्लाइकोलाइसिस में हुआ। ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है जल्दी बताइए, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, ग्लाइकोलाइसिस हमारा साइटोप्लाज्म में होता है। ये मेरा साइटोप्लाज्म का हिस्सा हो गया और ये मेरा माइटोकॉन्ड्रिया में बना दे रहा हूँ, ठीक। ये मेरा क्या बना दिया मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया का हिस्सा हमारे हिसाब से। तो क्या NADH ETS में जाएगा तभी ATP बनेगा, हाँ या ना बोलना, सही सीधे सीधे एकदम, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। NADH जब तक ETS में जाएगा तब तक ATP बनने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं बनने वाला, समझे। तो अब हमें क्या करना है कि इस NADH को इसमें भेजने के लिए कोई ना कोई तो तरकीब लगानी पड़ेगी। वो क्या है, वो है बेटा शटल सिस्टम। क्या है, शटल, ठीक है। यहां पर हम लोग 2 शटल देखेंगे, ठीक, 2 शटल देखेंगे। 2 शटल कौन कौन से हैं हमारे पास, एक ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल है और एक मैलेट स्पार्टेट शटल, ठीक है। तो पहला मैलेट स्पार्टेट शटल, मैलेट स्पार्टेट शटल, है ना। और दूसरा हमारे पास क्या है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल, है ना। ये आपके पास 2 शटल है। तो इन दोनों शटल को एक बार देख लेते हैं। इन दोनों शटल में डिफरेंस क्या है कि अगर आप मैलेट स्पार्टेट शटल के थ्रू जाते हो, ठीक है, मैलेट स्पार्टेट शटल अगर होता है तो मैलेट स्पार्टेट शटल में आपको NADH बाहर से अंदर भी NADH मिलेगा, मतलब कि साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया में भी NADH मिलेगा। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल में FADH बन जाता है, मतलब कि एक ATP का हमारा लॉस होता है। वो कैसे होता है अब मैं तुम्हें समझाता हूं, ठीक। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शटल सिस्टम। उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे, ठीक। देखो, एंड 2 NADH जो है, 2 NADH ATP तो बना हुआ है, इसको साइड कर देते हैं। 2 NADH से अब हमें मतलब है कि कैसे हम लोग उसको समझते हैं। तो जो मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है वो क्या करेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अगर हमारे साइटोप्लाज्म में मौजूद है तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा मैलेट में। मैलेट में इसलिए कन्वर्ट कर देगा क्योंकि ये NADH को क्या करेगा, कन्वर्ट करने के दौरान रिड्यूस कर देगा, NAD+ बना देगा, है ना। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, यहां चला जा चुका है। तो अब क्या करना है कि अब इस इलेक्ट्रॉन को हम ले जा सकते हैं इसमें। तो सर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी तो डायरेक्ट ले जा सकता था, नहीं, डायरेक्टली ये परमिएबल नहीं है। कौन परमिएबल है, ये मैलेट है। तो मैलेट के पास आईडी कार्ड है कि ही विल गो इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज़ इट हैविंग नो आइडेंटिटी कार्ड। इट मींस ये इसमें से पास हो सके, बस और कुछ नहीं, है ना। तो ये यहां से पास हो गया, ठीक। जब ये यहां से पास हो जाएगा, जब ये यहां से पास हो जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा, अंदर जाएगा। यहां पे एंजाइम कौन सा लगा, ये देख लेना, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, है ना, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये कहां चलेगा, मैलेट यहां पे आ गया। अब मैलेट को आप फिर से क्या कर दो, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में बदल दो। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जैसे ही बदलेगा उसी दौरान ये बोलेगा कि यार पहले आपने जो इलेक्ट्रॉन लिया था यहां पे, अब वो इलेक्ट्रॉन आप यहां पे छोड़िए, तो वो इलेक्ट्रॉन को कैच करने के लिए तो कोई ना आएगा ना। कौन आएगा, हार्दिक पांडे? नहीं भाई, हार्दिक पांडे हर जगह कैच नहीं कर सकता। यहाँ पे NAD+ करेगा, ठीक है कैच। NAD+ कर रहे उस इलेक्ट्रॉन को ऐसे पकड़ लेगा, कैच करके क्या करेगा, NADH बना देगा, समझे। क्या कर देगा, NADH बना देगा। अब इस NADH की ही तो हमें जरूरत है। अभी कहां आ गया, मैट्रिक्स के अंदर आ गया। मैट्रिक्स में अगर NADH आ गया तो ये NADH कहां चला जाएगा, हमारे ETS में। कहां चला जाएगा, ये हमारा चला जाएगा
ईटीएस में चला जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, बस यही हमें करना था। तो अब इसको हमें क्या करना है, वापस भेजना है, ताकि वापस एक और एनएडीएच अगर बनेगा तो उसको लेंथ क्या आएगा। तो इसलिए हम लोग फिर से इसको स्पार्टेट में, स्पार्टेट सिंथेस की मदद से हम लोग स्पार्टेट में इसको बदल देंगे। क्यों हम लोग मैलेट में नहीं बदल रहे, क्योंकि मैलेट तो जा सकता है वापस, तो मैलेट में इसलिए नहीं बदल रहे क्योंकि अगर वापस हम लोग ने मैलेट में बदला तो वापस एनएडीएच टूट जाएगा एनएडी प्लस में, आगे बस समझ, सारा धरा का धरा रह जाएगा, सारा जो हमें एनएडीएच चाहिए तो वो नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम लोग स्पार्टेट में बदलते हैं। और ये स्पार्टेट क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइटोसोल में आ जाएगा, और स्पार्टेट आगे फिर स्पार्टेट वापस क्या बना देगा, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड, है ना। तो एक और बात समझो कि स्पार्टिक एसिड एक अमीनो एसिड का रूप है, तो जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखा था एम्फिबोलिक पाथवे में कि अमीनो एसिड पाइरुविक एसिड में जा सकता है, तो वैसे ही अमीनो एसिड डायरेक्टली ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड भी बना सकता है इफ दे आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। आ रही है बात समझ। तो ये आपने क्या पढ़ा, ये हमारा मैलेट स्पार्टेट शटल है। क्या है ये हमारा मैलेट मैलेट स्पार्टेट शटल पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल जो है उसमें क्या ध्यान देना है आपको कि ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन बना देगा, ठीक। यहां पे आपके पास एक एंजाइम है, आपको एंजाइम है, और वो क्या है हमारे पास FAD+ है ना, FAD+। और ये भूखा है, मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए इसको, इसको प्लस है तो क्या चाहिए, इसको माइनस चाहिए। यू वांट टू अट्रैक्ट व्हाट, यू वांट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हो, उस इलेक्ट्रॉन कौन देगा इसको, आओ देखते हैं कौन देगा, तुम दोगे नहीं। तो देखो डीहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है, डीहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट क्या करता है, वो रिड्यूस हो जाएगा, क्या होगा वो अपना एक एनएडीएच को क्या कर देगा, वो एनएडीएच को ऑक्सीडाइज कर देगा और NAD+ बना देगा, ठीक है। तो यहां से तो उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो समझ में आएगा, यहीं से इलेक्ट्रॉन ले जाएगा वो उसको देगा, लेकिन कौन पास करेगा इसको, वो करेगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल, मतलब 3 फॉस्फेट है ना। तो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन क्या देगा, इसको दे देगा, और ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा वो FADH, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा FADH में बदल जाएगा, और ये FADH फाइनली मैट्रिक्स में जा चुका है, और यहाँ पे ये क्या, ये कन्वर्ट हो जाएगा DHP। तो DHP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट क्या हुआ, उसने NADH को ऑक्सीडाइज कर दिया और उसका एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट को। तो वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है FAD+ को, फिर वो रिड्यूस कर देता है और FADH बना देता है, और यही FADH क्या करेगा, वो एंटर कर देगा ETS के कौन से कॉम्प्लेक्स में, ये जवाब आना चाहिए कमेंट में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेकंड। अब कॉम्प्लेक्स सेकंड का नाम क्या है, पढ़ाया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आपको आंसर भी देना है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आएगी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, समझना है कि इसको डायरेक्टली अंदर नहीं किया, उसने क्या किया, इंटर मेम्ब्रेन जो स्पेस में जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसको, उसी को उसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, FAD को रिड्यूस कर दिया FADH में। अब देखो जो हमारा मैलेट स्पार्टेट शटल है, मैलेट स्पार्टेट शटल में आपने क्या देखा कि वहां पे आपने NADH से वापस NADH बनाया है ना, NADH से NADH को ही ट्रांसफर कर दिया माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में आपने क्या किया, NADH से NADH को ही भेजा, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, NADH से आपने क्या बनाया, FADH बना दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक ATP का क्या हुआ, एक ATP का लॉस होता है, ये क्या बनाएगा, कितना बनाएगा ATP, 2 ATP, लेकिन यहाँ पे कितने ATP बन जाएंगे, आपके पास 3 ATP। आई बात समझ। अब समझो कि यहाँ पे हमारे पास जो साइटोसोल में जो NADH बना था, कितना बना था, ग्लाइकोलाइसिस से 2 ATP बना था, है ना। यहाँ पे कितना बन जाएगा टोटल, गुणे 4 कर देना, 2 कर देना, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे गुणे क्या कर दोगे, 2 कर दोगे, ठीक है। 2 NADH है तो दोनों NADH बार बार जाएंगे, अगर मैलेट स्पार्टेट सेटल में गया तो 2 NADH जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे आपको 6 ATP बनेंगे, यहाँ पे आपको 4 ATP। अगर इससे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल से जाता है तो यहाँ पे आपको कितने ATP बनेंगे, 4 ATP बनेंगे। अगर मैलेट स्पार्टेट शटल से जाता है तो इसमें कितने ATP बनेंगे, 6 ATP बनेंगे। ये किन किन ऑर्गन में होगा, ये हार्ट, ये किसमें होगा, हार्ट, किडनी और लीवर में, ठीक है। हार्ट, किडनी और लीवर में, आ रही बात समझ। हार्ट, किडनी और लीवर में होगा, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो हार्ट, किडनी, लीवर में होगा मैलेट स्पार्टेट सेटल, ये चीजें याद रखनी है। अब हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं किसमें कितना बनेगा। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट
शटल है ना, ग्लिसरॉल त्रिफॉस्फेट शटल वाले में आपको 4 एटीपी बनाए है ना, इसमें आपको 6 एटीपी बनाए। अब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस है ना। तो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में आपने क्या देखा कि शुरुआत में आपको क्या बना, आपने 2 एटीपी खर्च किए हैं शुरू में है ना, 2 एटीपी डिहाइड्रो सॉरी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हो ना, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो आपने बनाया तब आपने यहाँ पे 1 एटीपी खर्च किया ना, और जब आपने ग्लूकोज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट बनाया तो आपने यहाँ पे एक और एटीपी खर्च किया ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, यहाँ पे आपने एटीपी खर्च किया, माइनस इसको नेगेटिव दे रहा हूँ, जो खर्च किया भी नेगेटिव खर्च किया। वहीं पे ग्लाइकोलाइसिस में आपने NADH बनाया, ठीक है, NADH बनाया, ठीक, और NADH ग्लिसरॉल रेड 3 फॉस्फेट से जब आप 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाते हो तो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब बनाते हो तो वहां पे एक NADH बनेगा। तो यहाँ पे वहां पे 2 प्रोडक्ट होंगे तो 2 NADH बनेगा, और फॉस्फेनल पाइरुवेट से पाइरुवेट एसिड बनेगा तब भी बनेगा, और 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है तब भी 2 एटीपी बनेगा। सब 2-2 बार 2-2 चैनल में चलता है, इसलिए हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 एटीपी तो ऐसे बना, आप मल्टीप्लाई करोगे उसको 2 से, क्योंकि प्रोडक्ट आपके पास जो सब्सट्रेट है वो 2 है। तो ये आपका नेट है, यहाँ पे जो नेट आएगा वो कितना आएगा आपके पास, नेट आएगा आपके पास यहाँ पे 4 एटीपी आपने बनाया पॉजिटिव में, और यहाँ पे भी आपने पॉजिटिव में बनाया है ना, 4 एटीपी यहाँ पे बनाया और 2 एटीपी खर्च किया, तो नेट कितना हुआ, 2 एटीपी आपको बना, ठीक है, मतलब 4 एटीपी में से 2 एटीपी घटा दोगे ना ये वाला, तो कितना आएगा, 2 एटीपी आएगा, और 2 NADH बना, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में, है ना। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन मतलब कि जब आप पायरुविक एसिड से आप क्या बना रहे थे, तो पायरुविक एसिड से आपने एसिटाइल को एंजाइम बनाया, तो जब एसिटाइल को एंजाइम बनाया तो इस दौरान भी तो आपने क्या बनाया, इस दौरान भी आपने बनाया है NADH, है ना। तो कितना NADH बनाया है, यहाँ पे भी आपने 2 NADH बनाए, क्योंकि एक पायरुविक एसिड से 1 NADH बनाया, तो वहां पे आपने ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुविक एसिड बनाए, इसलिए 2 NADH बनाए, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा आपके पास, 2 NADH, ठीक। क्रेब साइकिल की तरफ हम लोग बात करेंगे, ये कितना होगा, क्रेब साइकिल, है ना। तो क्रेब साइकिल की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्रेब साइकिल में 3 NADH बनता है एक साइकिल में, है ना, 3 NADH बनता है, ठीक, और गुणे 2 कर दो, और आपका एटीपी कितना बनता है, एटीपी आपका 1 बनता है, तो गुणे 2 कर दो, और आपका FADH कितना बनता है, 1 बनता है, तो आप इसको गुणे 2 कर दो, तो आपके पास नेट कितना जाएगा, ये सारी चीजें। अब जो आपको ध्यान रखना है, आपको पता भी है, पहले भी मैंने वीडियोस में बताया कि एक NADH से कितना एटीपी बनेगा, एक NADH से 3 एटीपी बनेगा, ठीक है, और एक FADH से आपका नीचे नहीं लिख रहा होगा, यहाँ लिख रहा हूँ, एक FADH, एक FADH से कितना बनेगा आपके पास, 2 एटीपी बनेगा, ठीक है, और एक NADH से 3 एटीपी। ये तीनों NADH कहाँ बनेंगे, क्रेब साइकिल के तीनों NADH कहाँ बनेंगे, और एटीपी और FADH, ये आपका काम है कि कमेंट में आप भेजो। अगर नहीं पता तो वीडियोस को जो प्लेलिस्ट में है उसको देख लो एक बार, ताकि ऐसे समझ सकते, है ना। देखो थोड़ा आप भी मेहनत करो, सारा चीज बता दूंगा तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, टोटल NADH क्या है, बैलेंस शीट, अब हम लोग पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो टोटल NADH यहाँ पे आपने कितना बनाया, 6 NADH आपने बनाया, 2 ATP और 2 FADH, है ना। अगर मुझे इसको क्या करना है, एटीपी में बदलना है, तो मैं 2 कर दूं, क्योंकि एक FADH से 2 एटीपी बनता है ना, तो 2 FADH से कितना बनेगा, 4 एटीपी, और एटीपी का एटीपी है तो इसको डायरेक्ट एक एटीपी लिखो। यहाँ पे 6 एटीपी NADH है तो इंटू क्या करोगे, 3 करोगे, क्योंकि एक NADH से कितना बनता है, 3 एटीपी, तो 6 से कितना बनेगा, 18 एटीपी, है ना। यहाँ पे भी इंटू 3 कर दोगे
तो 6 एटीपी बनेगा। यहाँ पे भी इंटू 3 करोगे तो 6 एटीपी बनेगा, और यहाँ पे डायरेक्टली आप 2 एटीपी का फॉर्म है तो 2 एटीपी लिख दोगे, है ना। यहाँ पे भी 2 एटीपी लिखो। अब सबको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 2 और 6 8, 8 6 14, और 14 और 18 कितना जाएगा, 24 और 8 32, 32 और 6 38, कितना हुआ 38 एटीपी। 38 एटीपी किसमें बनेगा, हार्ट किडनी लीवर में 38 एटीपी बनेगा। मतलब हार्ट किडनी लीवर में वैलिड स्पार्टेट होता है, इसलिए इसमें 38 एटीपी बनेगा, ठीक, हार्ट किडनी लीवर में। लेकिन जिसमें बाकी इनको छोड़ के ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट होगा, उसमें क्या होगा, 2 एटीपी कम होगा, तो कितना होगा उसमें 36 एटीपी, है ना। तो होप सो कि ये सारी चीजें कम समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी पढ़ना है और लाइव सेशंस आपको देखना है, लाइव क्लासेस करना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भर के आप लाइव क्लासेस कर सकते हो। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, और ये आंसर्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।